गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है, पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत। और हम पढ़ रहे भारत का संविधान। संविधान के अंतर्गत हमने संविधान का गठन कैसे हुआ, उसकी विशेषताएं वगैरह सब पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे भाग। संविधान के कितने भाग है ये भी पढ़ लिया हमने। कितने भाग है? 22। संविधान के भाग 22 है। मूल संविधान में कितने भाग थे? 22। वर्तमान में कितने हैं? 22। लेकिन संशोधन सहित कितने हैं? 26। कौन कौन से संशोधन में भाग बढ़े? 9 का हाँ और 4 का हाँ और 14 का है। तो ये 4 भाग बढ़े हुए, टोटल कितने हो गए वैसे? 26। और मूल संविधान में कितने थे? 22। आप बता सकते हैं क्या भाग 1 में थे? भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो संविधान को हम कोशिश करेंगे कि भाग के अनुसार पढ़े, तभी हमारा संविधान बन पाएगा हमसे, वैसे याद नहीं होगा। बड़ा व्यवस्थित तरीके से पढ़ना पड़ता है संविधान को, रटना भी है, समझना भी है, तर्क भी करना है, तुक भी मिलाना है। तुक कैसे मिला? जैसे भाग 1 से 4, भाग 2 5 से 11। तो राज्य की सीमा और ये वो कुछ बोला तो समझ जाओ कि कहाँ होगा ये। आर्टिकल 1 से 4 में होगा। और नागरिकता से संबंधित कोई भी आर्टिकल पूछा है तो कहाँ के बीच में होगा? 5 से 11 के बीच में होगा। तो ये हमें तुक में मिलाना पड़ेगा। भले हमें अच्छे से याद नहीं है कि 6 में क्या लिखा है, 7 में क्या लिखा है, लेकिन होगा तो कहाँ होगा? 5 से 11 के बीच में होगा। उसमें 15 भी दिया रहेगा, 18 भी दिया रहेगा। तो इस तरीके से तुक भी मिलाना होता है। तो हम पढ़ रहे संविधान का भाग 1, संघ व राज्य क्षेत्र। संघ व राज्य क्षेत्र। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना ही चाहिए, हमें याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए? चाहे हम पॉलिटिकल साइंस पढ़े या ना पढ़े, उसके स्टूडेंट हो या ना हो, एमपीपीएससी की तैयारी करे या ना करे, फिर क्यों याद होना चाहिए? हाँ? बिल्कुल, हम इंडियन है। हमारी नागरिकता कौन सी है? भारतीय है, इंडियन है। तो हमें हमारे संविधान का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होना ही चाहिए, चाहे हम साइंटिस्ट क्यों ना हो, हमारे संविधान का ज्ञान हमें होना चाहिए। तो भाग 1, संघ वो उसका राज्य क्षेत्र। क्या बोलता है संविधान? भारत की परिभाषा क्या बताई थी मैंने? भारत की परिभाषा क्या बताई? आर्टिकल 1 में दिया हुआ है। आर्टिकल 1 में दिया हुआ है। क्या दिया है आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत हाँ यूनियन ऑफ स्टेट्स। बार बार बताते रहता हूं मैं, कोई बोल नहीं रहा ऑनलाइन वालों में से। तो क्या इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये आर्टिकल 1 में स्पष्ट लिखा हुआ है। आर्टिकल 1 में स्पष्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यूनियन ऑफ स्टेट मतलब राज्यों का संघ है। अब किस तरीके से राज्यों का संघ है? किस तरीके से राज्यों का संघ है? कैसे? सशक्त केंद्र। ये पढ़ाना अपन किससे लिया गया है? ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। चुप मत रहा करो भाई, बोला करो, मेरे इधर भी देख लिया करो। ये एक ही बात को आप क्या मैं 25 बार पढ़ाऊंगा तो 25 बार लिखोगे? क्या लिखने के लिए हमने जन्म लिया है?
एक आध बार याद कर लो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। मैं जितनी बार हर दिन पढ़ाऊंगा, हर दिन क्या लिखते ही जाओगे। ये एक बार लिखा है मतलब पर्याप्त है। इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स, और क्या है सशक्त केंद्र। सशक्त केंद्र कहाँ से लिया गया हमने, कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक, क्लियर है इतना। संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत प्रथम अनुसूची में उपबंधित किया गया, ये भी पता है। प्रथम अनुसूची में राज्य और उसका नाम, अनुसूची 1 भी इससे संबंधित है। अनुसूची 1 भी इससे संबंधित है। कितने प्रकार के राज्य क्षेत्र हैं आर्टिकल 1 के तहत? राज्य क्षेत्र की बात करें तो कितने प्रकार के राज्य क्षेत्र हैं भारत में? जो राज्यों की बात करें तो एक तो राज्यों के राज्य क्षेत्र है, राज्यों के राज्य क्षेत्र, राज्य है और उसकी सीमा है, राज्य और उसकी सीमा। दूसरा है संघ राज्य का क्षेत्र, मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका क्षेत्र, जैसे पांडिचेरी, दिल्ली वगैरह, लक्षद्वीप है, दमन दीव है, ये इनका क्षेत्र। और तीसरा क्या है? तीसरा ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं, जो अर्जित किए गए हैं, जो उस समय नहीं थे। जैसे गोवा की बात करें, ये पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र में था। पांडिचेरी की बात करें, या जो अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र, मतलब अभी जो है विवादित है। तो ऐसे क्षेत्र जिसे हम अर्जित करेंगे तो तीसरी श्रेणी में वो शामिल होंगे। तो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य का क्षेत्र और अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे, अर्जित किए जाएंगे। तो ये 3 प्रकार के राज्य क्षेत्रों की बात की गई है। तो सबल राज्य क्षेत्र केंद्र है इसमें, और निबल में क्या है? निबल में राज्य संघ को ज्यादा शक्तियां दी हुई है। अब हम दूसरा आर्टिकल 2 की बात करते हैं। आर्टिकल 2 समझना सरल है, लेकिन यदि समझा नहीं हमने तो इसे याद करना बड़ा कठिन हो जाएगा। कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है जो अक्सर लाइब्रेरी में जाके बैठ के पढ़ते रहते हैं ना, लाइब्रेरी में जाके बैठ कर पढ़ते रहते हैं। कितने घंटे पढ़ते रहते हैं? 15 घंटे, 18 घंटे। घर से भी पढ़ के जाते हैं, वहां जाके भी पढ़ते हैं। क्या गलत करते हैं? हाँ? हम तो पढ़ते ही नहीं, के नाम है क्या मतलब? हाँ, गलत करते नहीं, सही करते हैं। लेकिन पढ़ना ही सब कुछ नहीं है। किताबों को रटने से यदि सब कुछ हो जाता तो मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, पीएससी 10 साल से पढ़ा रहा हूँ लगभग। तो और बच्चों को कब से पढ़ा रहा हूँ? 1997 से पढ़ा रहा हूँ। तो अभी तक तो सारी किताबें मुझे याद हो जाती, सब कुछ हो जाता। लेकिन पढ़ना या रटना ही सब कुछ नहीं होता। वो समझ भी तो विकसित होना चाहिए ना। जो क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं वो समझ हमारे अंदर विकसित होना चाहिए, और वो समझ से, वो सोचने समझने से बढ़ती है, पढ़ने से बढ़ती है। पढ़ाने वाले के तरीकों से वो समझ हमारे अंदर विकसित होती है। सिर्फ रटने से काम नहीं चलता। ठीक, तो आर्टिकल 1 क्लियर हो गया। अब आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 में क्या दिया है? संसद विधि बनाकर, संसद विधि बनाकर ऐसे निर्बंधों व शर्तों के तहत नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। और यह क्वेश्चन बनेगा, राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना या नए राज्यों का प्रवेश करना है, राज्यों का विभाजन करना है, किसी तरीके का भी क्वेश्चन, इसकी शक्ति किसके पास है? हाँ, किसके पास है?
संघ के पास में, संघ में किसको है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में किसको है? संसद। संसद को है। सरकार नहीं बना सकती। सरकार किसे कहते हैं? कार्यपालिका को। सरकार किसे कहते हैं? संसद को सरकार तो नहीं बोलते, क्योंकि संसार में दोस्त और दुश्मन दोनों है। इतना तो समझ में आ गया होगा ना अभी तक। फिर सही जवाब देना था। किसको है? संसद को है, सरकार को नहीं है। यदि सरकार को अधिकार दे तो फिर क्या करते? जैसे कुछ भी कर सकती है वो तो, है ना? लेकिन सरकार को नहीं है। किसको है ये? संसद को है। तो संसद के सभी सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है, चाहे वो विपक्ष के क्यों ना हो, निर्दलीय क्यों ना हो, सबकी सहमति लेना आवश्यक है। क्लियर हुई बात है? तो किसको अधिकार है ये? हम मेंस में क्या कर, मेंस में गड़बड़ी कर देते हैं, यहाँ पकड़ लेते हैं। फिर यहाँ पकड़ लेते हैं कि इन्होंने तो सरकार लिखा है, मतलब इनकी नजरों में जो बहुमत, जो सरकार है वो कुछ भी कर सकती है, जबकि नहीं, विपक्ष सशक्त है, उसको आड़े हाथों ले सकता है। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पे? तो किसको शक्ति प्रदान की गई? अधीन अनुच्छेद 2 के अधीन ये शक्ति किसको दी गई है? संसद को दी गई है। वो लिखना है उसमें, क्योंकि अभी 3 साल से पढ़ रहे हैं हमारे भाव, लेकिन अभी तक उनको पता नहीं है कि सरकार और संसद में क्या अंतर है। किसको शक्ति है ये? संसद को शक्ति प्रदान की गई है। किस प्रकार से कर सकता है वो संसद? या तो अपने देश के राज्य, उसमें नए राज्यों का गठन कर सकते हैं, या नए राज्य को शामिल कर सकते हैं। नए राज्यों को शामिल, जैसे 370 के थे जम्मू कश्मीर को, वो तो स्वतंत्र था, संविधान सभा में ये प्रावधान था, वो स्वतंत्र था। लेकिन जब उन्होंने हमसे अनुमति विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, तब जाके संसद ने उसे स्वीकृति प्रदान की। तो ऐसे राज्य है। क्लियर हो गया? दो तरीके से नए राज्यों का गठन करने की शक्ति भी है, या नए राज्य को संघ में शामिल करने की शक्ति भी है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 ये क्या है? नए राज्यों का प्रवेश व गठन। शक्ति किसको दी है इसमें? संसद को, राज्यसभा को नहीं, राज्य विधानसभा को नहीं, राज्य विधानमंडल को नहीं तो बोलेंगे कि राज्य का विभाजन करने की शक्ति किसको दे देना चाहिए? राज्य सरकार को। जो मध्य प्रदेश को बांट दो 3-4 प्रांतों में, है ना? जो ऐसा लग रहा है कि ये क्षेत्र हमारी सीटें खा लेता है, तो चलो इसको क्या कर दो, तोड़ के अलग कर दो, तो भाई हमारी सीटें हमारी पार्टी की मिलेगी और हमारी सरकार बनी रहेगी हमेशा। तो ऐसा हो सकता है क्या? अब आर्टिकल 3, भारतीय संघ में नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन इसकी शक्ति किसके पास है? इसकी शक्ति भी संसद के पास है। जो वर्तमान राज्य है उसके नाम में परिवर्तन करना हो, सीमा में परिवर्तन करना हो, तोड़ना हो, ये सब कुछ करने की शक्ति क्या? नए राज्यों का निर्माण, मतलब अंदर के राज्यों को तोड़ के नए राज्यों का निर्माण करना हो, क्षेत्रों में परिवर्तन करना हो, सीमाओं में परिवर्तन करना या नाम में परिवर्तन करना हो, ये काय में दिया है? आर्टिकल 3। और ये शक्ति भी किसको है? संसद में। अब इसमें हमने पढ़ा नए राज्यों का प्रवेश व गठन। बाहर के नए राज्यों का प्रवेश, कोई सीमा, या तो पूरा का पूरा राज्य बना लेना हो, या फिर 2-3 जिले शामिल करके नए राज्य बनाना हो, तो ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास में। लेकिन जो आंतरिक मामलों की बात करें, पहले से राज्य से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, झारखंड का किससे बना?
बिहार से झारखंड बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, ये राज्य जो बने। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये अलग अलग राज्य बने। बम्बई था पहले ये, फिर अलग अलग राज्य बने। तो ये नए राज्यों का प्रवेश अंदर जो हमारे पहले से हमारे थे, और इसी को यदि तोड़ना हो, सीमा में परिवर्तन करना हो, नाम परिवर्तन करना हो, जैसे असम का क्या कर दिया, असोम कर दिया, है असोम कर दिया, ऐसे नाम भी परिवर्तन करना हो तो ये सब कौन करेगा, संसद करेगी, राज्य सरकार नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कि असम में कुछ भी, बाहर से तो कुछ भी नहीं करना, बस उसका नाम में परिवर्तन करना है, तो भाई इसके लिए भी कौन करेगा, केंद्र सरकार। सामान्य बच्चा बोलेगा ये तो राज्य का मैटर है, केंद्र सरकार को क्या लेना देना, कुछ भी बदले। अब अमरदीप सोच रहा है कि हमारा नाम कुछ भी हो जाए, हम कुछ भी रख ले, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। बोलेगा कि डेट ऑफ बर्थ जारी हो गए, या जन्म प्रमाण पत्र जारी हो गए, 10th की मार्कशीट जारी हो गई, अब नाम नहीं बदल सकता अमरदीप, ये है। तो ऐसा ही मामला केंद्र सरकार की कर सकती है। इसके बाद आर्टिकल 4 की बात करें, नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया भी स्पष्ट दी हुई है इसमें। तो किसी भी विधेयक को संसद में पेश करने के लिए इसके लिए जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होता है, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो कुछ भी। ठीक, हम बात करते हैं 100वां संविधान संशोधन, आर्टिकल 3 ही चल रहा है अभी, फिर 4 पढ़ेंगे। 100वां संविधान संशोधन कोई बताएंगे काय से संबंधित है? शांतनु जी आप ज्वाइन हुए हो अभी, बता सकते हैं आप। 100वां संविधान संशोधन बड़ा महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अमरदीप को तो पता है पहले से ही। हाँ, तेलंगाना राज्य। हाँ, आप कुछ बकोगे? नहीं, आप क्या? नहीं, बांग्लादेश को बांग्लादेश जमीनें दी है, भारत और बांग्लादेश के बीच में क्षेत्रों का आदान प्रदान किया। प्रदान। भाई वो नक्शा कटा फटा था, ऐसा लग रहा था कि हिंदी भाषी क्षेत्र है भारत के और वो बांग्लादेश में चला गया, कुछ बांग्लादेशी था वो भारत में आ गया था। तो ये मामले जो आदान प्रदान हुआ है तो वो इसी के अंतर्गत आया है ना? तो ये 100वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत और बांग्लादेश के बीच में कई क्षेत्रों का आदान प्रदान, तो ये सब काय में हुआ, आर्टिकल 3 में हुआ है। ये 2 में क्यों नहीं आया? क्योंकि ये सीमाओं में परिवर्तन की बात की है, नए राज्यों का गठन हुआ क्या? नहीं, राज्य इतने के उतने ही, बस राज्य की सीमा में परिवर्तन हो गया, तो इसलिए ये काय में आएगा, आर्टिकल 3 के तहत आएगा। यह छोटा सा क्वेश्चन बन जाए, ये 100वां संविधान संशोधन अधिनियम किस आर्टिकल के तहत हुआ है? तो आर्टिकल 3 के तहत हुआ है। ठीक, अब अनुच्छेद 4 की बात करें, हम 4 की बात करें। अब देखो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, भारतीय संविधान की विशेषता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो क्या यदि आर्टिकल 2 या 3 के तहत, अभी लिखना शुरू कर दिया क्या? नहीं, तो फिर क्या देख रहे हो नीचे कॉपी में? क्या देख, कुछ नहीं देख रहे, हाँ? कोशिश कर रहे थे क्या ना लिखने के। क्वेश्चन है, ये बना था पीएससी ने, क्वेश्चन पूछा था, आर्टिकल 2 या 3 के तहत यदि किसी राज्य क्षेत्र का परिवर्तन किया जाए या कुल मिलाकर 100वां संविधान संशोधन, तो वो तो बाहर का था, लेकिन ऐसी कोई नए राज्य का गठन हो जाए अंदर ही अंदर, या क्षेत्रों का आदान प्रदान हो जाए, तो क्या संविधान संशोधन माना जाएगा? ऐसा नहीं माना जाएगा ये आर्टिकल 4 में। बिल्कुल, मतलब संविधान संशोधन के तहत तो आएगा, लेकिन माना नहीं जाएगा, साधारण है ना? तो संविधान संशोधन ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब वो विधेयक पेश किया तो उसको नंबर तो मिलेगा, लेकिन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ये याद रखेंगे। ये आर्टिकल 4 में दिया हुआ है, लिखेंगे इसे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 में स्पष्ट किया गया है कि
अनुच्छेद 2 तथा 3 के तहत 3 के तहत 3 के तहत नए राज्यों का गठन व उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है तो आर्टिकल 368 के तहत आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन या राज्य के नाम में परिवर्तन, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, क्योंकि अब पीएससी ये नहीं पूछ रहा अनुच्छेद 368 का संबंध कैसे है, ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन थोड़े टफ प्रकृति के आने लगते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन हमें समझ वाले विकसित करना है। अब जो 1949 की यदि हम बात करें तो जब अंग्रेजों ने तैयारी कर ली थी कि भारत को छोड़ के चल जाना है, संविधान हमारा 1950 को लागू हुआ, तब हमारे यहाँ कितने श्रेणी के राज्यों की बात की गई थी? 3 श्रेणी के। कौन कौन से थे? क ख ग, है ना? क ख ग। क श्रेणी में कौन से राज्य थे आप बताएंगे क्या युवराज जी? क श्रेणी में कौन से राज्य थे? नहीं, आप बताओ। अंग्रेजों वाले जो राज्य थे कितने थे ऐसे राज्य? 11 थे, लेकिन इसमें वो 9 को शामिल किया गया है। वे राज्य क्यों क्योंकि 2 जो है वो पाकिस्तान में चले, 11 राज्य थे। 1935 भारत शासन, समझने वाला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो ब्रिटिश गवर्नर द्वारा जो शासित राज्य थे उनकी संख्या कितनी थी? 11। कैबिनेट मिशन के समय 11 प्रांतों के लिए चुनाव हुए थे, 11 प्रांत थे उस समय, ठीक। संविधान सभा में 11 प्रांतों से सदस्य थे, 389, लेकिन 2 प्रांत सीधे के सीधे कहां चले गए? पाकिस्तान 9 प्रांत बचे थे। तो 1949 में वो 9 प्रांत जो सीधे ब्रिटिश गवर्नर द्वारा शासित होते थे वो श्रेणी कम में शामिल थे, और वो प्रांत थे असम, बिहार, ए श्रेणी के प्रांत या क श्रेणी के प्रांत, ये क्वेश्चन बन सकता है ऐसा। असम, बिहार, बंबई, मध्य प्रदेश या जिसे मध्य प्रांत कहते हैं, है ना, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल। संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल हो गए 9। तो ये 9 प्रांत काय में थे? क श्रेणी में थे। क्वेश्चन टफ बन जाता है इसमें, एक और छोड़ दिया जाएगा, पंजाब दूसरा कोई छोड़ दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसमें से कौन सा क श्रेणी में शामिल नहीं था, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा।
तो फिर हमने सब कुछ पढ़ा था, उसके बाद भी गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि कल ही मैं पूछूंगा ना अर्जुन जी से, नहीं बनेगा उनसे, कोई बात नहीं। लेकिन अब ख श्रेणी में कौन से प्रांत थे? ख श्रेणी में, ख श्रेणी में वो प्रांत थे जो बड़ी रियासतें थी। हम पढ़ते हैं जब भारत स्वतंत्र हुआ तब लगभग 565 रियासतें थी, 565 या उससे अधिक रियासतें थी। तो सबको तो राज्य नहीं माना था, तो उसमें जो बड़ी रियासतें थी और छोटी रियासतों को उसमें विलय कर देते थे। तो रियासतों से जो राज्य बने थे उसे काय में शामिल किया गया? ख श्रेणी में शामिल किया गया। तो इसमें 9 रियासतें थी। कितनी? 9। इसमें भी 9 थी, जैसे हैदराबाद, मैसूर, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, पटियाला, व पूर्वी पंजाब। एक ये 2 मिला के एक थी, पटियाला व पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर व कोचीन, ये दोनों मिला के एक थी। त्रावणकोर व कोचीन, त्रावणकोर, कोचीन, ये एक थी। आजकल कोचीन को मैं यदि बोल दूं कोचीन, तो बोलेगा मैं 6 बजे से 9 बजे तक जाता हूँ। मतलब इतना क्रेज चला हुआ है कि कोचिंग के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। वहाँ क्या पढ़ा रहे हैं इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम वहाँ क्या पढ़ रहे हैं इससे हमें क्या करना पड़ता, हमें तो कोचिंग जाना है बस, इतना समझ में आता है, बाकी कुछ समझ में नहीं आता है। और मेरे जैसा कोई आदमी पढ़ा है तो फिर वहाँ जाने की क्या जरूरत है? वहाँ तो क्या जाएंगे यार, वहाँ पैसे देने का कोई हिसाब किताब होता नहीं है, पैसे देना नहीं पड़ता है। भाई किसी बहाने यदि हम दूसरी जगह जाते तो 1000 रुपये कोचिंग की फीस लगती है, तो उस बहाने घर से हम 1500 रुपये तो ले लेते हैं। अब यहाँ तो निःशुल्क है, अब घर से हम पैसे किस बहाने से लेंगे? तो इसलिए ऐसी जगह पढ़ना गुनाह नहीं, महागुनाह है, पाप है ऐसी जगह पढ़ना। तो वहाँ पढ़ो जहाँ पैसे दे ले, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, इधर जाओ तो कम से कम 5000, 7000, 10,000 रुपये महीना तो घर से मिलेगा, ऐसा आराम तो करेंगे। यहाँ पे क्या है, सुबह उठ के कोचिंग, फिर घर में ही आ जाओ, वहाँ कोचिंग में सर की नज़र में, घर आ जाओ तो माँ बाप की नज़र में, फिर हम क्या करें? इससे अच्छा कोई बाहर चल जाओ, ऐसा भी रहता है। तो त्रावणकोर, कोचिंग, ठीक, सही बोल रहा हूँ अमरदीप में, कुछ गलत तो नहीं बता? हाँ, अमरदीप बेचारा कमाने गेट पे जाता तो मैं पूछता हूँ, पूछ के नहीं गए थे, तो बेचारे का खाना आराम हो गया यहाँ तो। लेकिन मोबाइल साथ दे देता है ऐसे समय में, यहाँ बैठे बैठे सब काम हो जाते, कहीं जाना भी नहीं पड़ता। और विंध्य प्रदेश, एक लिखेंगे विंध्य प्रदेश, हो गए 9 टोटल इसमें भी। तो ख श्रेणी में कितने राज्य? 9 राज्य। और कौन से थे ये? बड़ी रियासत। अब इनके ऊपर पाबंदी नहीं थी, ये भारत में जाए या पाकिस्तान में चल जाए, स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रहते। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल दृढ़ संकल्पित थे, ये रहेगा तो काम भारत में। अब ग श्रेणी की बात करें तो इस श्रेणी में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त के शासन व छोटी रियासतें शामिल थी। और इसमें 10 प्रांत थे, 10। अजमेर, 10 कौन कौन से थे? अजमेर, भोपाल,
बिलासपुर, बिलासपुर, कूच बिहार, कूच बिहार, एक ही है ये, कूच बिहार, यही क्वेश्चन बन जाता है। कूच बिहार किस श्रेणी का प्रांत था? तो अब हमने ए श्रेणी में बिहार पढ़ा, बी श्रेणी में बिहार नहीं है, सी श्रेणी में है, लेकिन क्या है? कूच बिहार। कुर्ग, कुर्ग, दिल्ली। अब क्यों, मतलब यही क्वेश्चन यदि इस साल आ जाता कि दिल्ली किस श्रेणी का प्रांत था, ए बी सी डी, तो क्या करते? सोच में पड़ जाते क्या नाम, तो क्या लगाते आप अंदाजे से? यही लगाते क्या, जहां तक अंदाज है। राष्ट्रीय राजधानी, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, कहीं ना कहीं इसको जोड़ देते हैं हम, है ना, ए श्रेणी में चल जाता है। लेकिन किस श्रेणी में था? किस श्रेणी में? ग श्रेणी। दिल्ली। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, त्रिपुरा। ये दिल्ली जो है ना, आयुक्त का उसी के लिए आया है कि वो अलग से प्रांत नहीं था, वो क्या था, मुख्य आयुक्त के सीधे नियंत्रण में था वो दिल्ली, वहीं से शासन संचालित होता था। तो ये पहले से केंद्र शासित प्रदेश जैसा था कि हम ही इसका शासन कर लेंगे, तो इसलिए उसको कहाँ शामिल किया गया? फिर ग श्रेणी में शामिल किया गया। अब डी श्रेणी भी है, जैसे हम बताते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ में शामिल था? डी श्रेणी में शामिल था। तो इसका निर्माण विदेशों से अर्जित राज्य क्षेत्रों के लिए किया गया था, और इसमें एक ही शामिल था, कौन सा था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसलिए वैसे तीन ही याद कर लेते हैं, ए बी सी। ए में कौन से थे? सीधी सी, जो गवर्नर के अधीन, जिन्हें प्रांत कहा जाता था, नो। बी श्रेणी में बड़ी रियासतें, सी श्रेणी में छोटी रियासतें। शॉर्ट में याद कर लिया हमने, फिर छोटे छोटे और याद करेंगे, समझ में आएगा अर्जुन जी? अब डी में क्या था? डी में जो विदेशों से अर्जित या समुद्री तटीय, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, डी श्रेणी में। अब ये तो हो गया, लेकिन इसके तहत आर्टिकल 1, 2, 3, 4 के तहत फिर जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो अलग अलग राज्यों में सब विद्रोह होने लग गए, मांग करने लग गए, क्या चाहिए? हमें जोड़ दिया काम कन्नड़ में, हमें कन्नड़ का क भी नहीं पता, हम तो तेलुगु का त जानते हैं। बोले हमें अलग कर, हमें अलग कर। अब जैसे बम्बई प्रांत, अब वहां पे मराठी भाषी भी अलग, गुजराती भाषी अलग। बोले ये क्या तमाशा कर दिया? हम न्यायालय जाते हैं, अदालत, जमीन का बंटवारा करने के लिए जाते तो दूसरी भाषा हम बोलते, हमें समझ में ही नहीं आता। बोले कुछ तो गड़बड़। तो बोले भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन कर दो। सब मांग उठने लगी जगह जगह पर, है। तो फिर क्या किया? सबसे पहले हाँ भाषा के आधार पर नहीं जी, उससे पहले कुछ अलग हुआ था। बीजी खेर आयोग नहीं, उससे पहले हुआ था धर आयोग। बीजी खेर नहीं, बीजी खेर तो भाषा वाला था, है, बाल गंगाधर खेर। अब हम बात करते हैं धर आयोग। धर आयोग, ये क्वेश्चन बनता है, धर आयोग। तो जून 1948 याद करेंगे इसे, जून 1948 ए के धर की अध्यक्षता में, याद रखना है, जून 1948 ए के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया और दिसंबर 1948 में रिपोर्ट इसकी, दिसंबर 1948 में रिपोर्ट।
दिसंबर 1948 में रिपोर्ट। और क्या बोला इसने? प्रशासन का आधार पर राज्य राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर नहीं, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। ये इनकी रिपोर्ट थी। राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। ऑप्शन में दिया रहता है भाषाई आधार पर, क्षेत्रों के आधार पर, ऐसा दिया रहता है, लेकिन वो निकाय के आधार पर, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। फिर क्या हुआ? फिर भी मांग होती जा रही है। भाई एक समिति से विचार विमर्श करवा लिया। ये कितने सदस्य थी? 4 सदस्यीय समिति थी। तो फिर अब देखो भाई विरोध हो रहा है, तो देख लेते एक बड़ी समिति बना देते हैं। तो कौन सी बनी? JVP समिति। J स्टैंड्स फॉर जवाहरलाल नेहरू, V वल्लभ भाई पटेल और P पट्टाभी सितार भैया। पता है? याद नहीं हो रहा था, एक को याद ही नहीं हो रहा था ये नाम। तो उसने बोला मेरे चाचा का नाम है, उसे याद कर लेता हूँ। क्या? सीताराम भैया। तो याद हो गया हमेशा हमेशा के लिए। बोले पट्टा तो लगाते ही है, बोले तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है, सीताराम भैया याद कर लेता हूँ, समझ जाऊंगा भैया मैं। तो ऐसे अपने कोड वर्ड समझने के लिए कर सकते हैं। इनको तो याद करना पड़ता है क्योंकि मध्य प्रदेश के ये प्रथम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल भी थे। तो JVP इस समिति का गठन हुआ 1948 में। गठन दिसंबर 1948 और रिपोर्ट कब आई इसकी? सितंबर 1949, अप्रैल 1949। रिपोर्ट अप्रैल 1949, अप्रैल 1949। और क्या बोला इन्होंने? इन्होंने वही बोला जो पहले बोला था कि जो एक धर आयोग द्वारा जो रिपोर्ट दी है वो एकदम सही है कि राज्यों का गठन जो है, ये राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। उन्होंने बोला जो ऊपर वाले जो धर आयोग ने जो रिपोर्ट दी है वो एकदम सही है, वैसे ही होना चाहिए। राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं कर सकते, नहीं तो हमारे यहाँ तो क्या बोलते हैं, कोस कोस के पे पानी बदलता है, 4 कोस पे वन। वे कितनी भाषा है? एक देश के अंदर 1000 राज्य हो जाएंगे, तो क्या ऐसा कर सकते हैं हम? बोले नहीं। तो फिर बोले प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही रहते, ठीक। लेकिन अब वहां एक बड़ा संकट है, वही तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला मीटर है ना, तमिल और तेलुगु, इनका विवाद वहां पर। और एक थे पोट्टी रामुलु, उन्होंने अनशन कर लिया था। अनशन, आमरण अनशन, या तो हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो मृत्यु तक में भूखे पैसा रहूंगा। और इसी बीच क्या हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु। और तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोल दिया कि नहीं, अब आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर कर दिया जाए। तो ये क्वेश्चन बनता है, किसकी मृत्यु हुई थी अनशन करते हुए? पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई। और इस आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। और कब गठन हुआ था इसका? स्वीकृति दे दी थी 1952 में, और वास्तव में बना कभी 1953 में। लेकिन स्वीकृति कब दे दी थी? 1952 में। तो फिर क्या होगा?
और भी दे राज्य मांग। और भी राज्य मांग करेंगे ना, और भी राज्य मांग करेंगे। लोग तो देख ही रहते, वे इसका कोई निर्णय हो जाए उसके बाद में। आवेदन तो सबके जेब में ही रखा था, बस देख रहे थे सामने वाले का स्वीकृत हो जाएगा तो हम भी पटक देंगे, और नहीं हुआ तो फिर कोई बात ही नहीं। तो आवेदन तो सबने रखा हुआ था, सब लोग मांग करने लग गए। तो फिर उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री, चलती भी थी, अंतर्राष्ट्रीय नेता थे, तो उन्होंने बोला चलो अब क्या करें, एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कर लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठन किया गया इसका? 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग 22 दिसंबर 1953 में इसका गठन हुआ। 22 दिसंबर 1953 में इसका गठन हुआ। कौन थे अध्यक्ष? फजल अली। अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। और सदस्य थे दो, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। दो सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। तो उन्होंने क्या बोला रिपोर्ट में? क्या दिया? केवल भाषा तथा संस्कृति के आधार पर क्या करना चाहिए? राज्यों का गठन करना चाहिए। लिखा तो नहीं किसी ने, गलत बोल रही है भाई। यदि ये करना होता तो मैं केवल क्यों लगाता? के साथ केवल इसके आधार पर नहीं कर सकते, उसके साथ सुरक्षा, शांति, ये सब बातें देखना पड़ेगा, है ना? केवल भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का गठन नहीं कर सकते, दूसरे पहलुओं को भी ध्यान रखना पड़ेगा। हम भाषा और संस्कृति को तो ध्यान में रखेंगे, लेकिन अन्य पहलू भी देखना है। लिखेंगे इसे अच्छे से। केवल भाषा तथा संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विकास को भी ध्यान में रखना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा व विकास को भी ध्यान में रखना चाहिए। और इन्होंने जो अनुशंसा दी थी उसमें उन्होंने कितने राज्यों के गठन की बात की थी? कोई भी बता सकता है मुझे, XYZ, ऑनलाइन ऑफलाइन, कोई बता सकता है। जिनको ऐसा लगता है कि हमने पढ़ा है कभी, वो बता सकते हैं। अग्रवाल, मुस्कान आप भी बता सकते हैं, प्रिया आप भी बता सकते हैं, राधिका जी आप भी बता सकते हैं, प्रदीप्ति मैडम आप भी बता सकते हैं। कितने रहा? अभी 2 साल, पिछले साल ही क्वेश्चन बना था ना इससे संबंधित, इस साल बना था। कितने राज्य बने थे करके? 14 राज्य बना था ना क्वेश्चन? कब बना था? 2020 2020 में बना। वही क्वेश्चन मैंने पूछ लिया आप लोगों से। कोई बता सकता है इसका उत्तर? कितना बताया सरिता? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश ये बने थे, लेकिन हमने ये तो नहीं पूछा। हमने पूछा इन्होंने, ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, इन्होंने कितने राज्यों की अनुशंसा की थी, ये क्वेश्चन था मेरा। अमरदीप ने जवाब नहीं किया अभी, मतलब नहीं पता, मतलब नहीं पता। तो फिर क्या पढ़ा है अभी तक आपने? इसका मेंस का भी टेस्ट दे दिया ना आपने, पूरी सीरीज पढ़ ली आपने, फिर ये कैसे छूट गया आपकी पार की नजर से? पढ़ना ही वाली बुक नहीं पढ़े थे, नोट से पढ़े थे। अच्छा, हाँ। 16 राज्य एवं 3 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित किया जाए, यह अनुशंसा दी थी। 16 राज्य और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित करने की सिफारिश दी थी, लेकिन बने कितने? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत
14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। ये तो क्लियर हो गया है। फजल अली आयोग ने कितने राज्यों की बात की थी? 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। अब इन्होंने तो आयोग था, अनुशंसा दे दी, तदर्थ आयोग, मतलब इस समस्या पर अपनी अनुशंसाएं देना है। किसको देना है? सरकार को। मानना न मानना सरकार के ऊपर डिपेंड है। सरकार ने क्या किया फिर? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इन सब सिफारिशों को कहाँ रखा होगा? संसद के, क्योंकि कोई आयोग तो राज्यों का गठन नहीं कर सकता, वो तो सिर्फ सिफारिश दे सकता है। राज्यों का गठन अपन ने आर्टिकल 2 भी पढ़ा, 3 भी पढ़ा, कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। तो संसद ने बिल रखा, और फिर संसद में तो राज्यसभा भी है। राज्यसभा है तो कहाँ के सदस्य होंगे? उसमें राज्यों के सदस्य भी होंगे, प्रतिनिधि भी होंगे। तो सारी बातें, इसको बनाओ, इसको मत बनाओ, इसको बनाओ, इसको बनाओ, चर्चा हुई, वोटिंग हुई, सब कुछ हुआ, और फिर कितने राज्य बने? 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। अब क्लियर हो गया ना एकदम? 14 राज्य कौन से थे ये? अब 14 राज्यों के नाम भी लिखना है, यहाँ से भी प्री में क्वेश्चन बन सकता है। तो 14 राज्य कौन कौन से थे? यहां तक समझ में आ गया? अधिनियम मतलब समिति ने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन अधिनियम में कितने बने? 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो 14 राज्य थे: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बंबई, जेके, क्या मतलब है जेके? जम्मू एंड कश्मीर, जेके है, जम्मू कश्मीर, केरल, एमपी, मद्रास, एमपी, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, पीबी, पश्चिम बंगाल, ऐसे 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अंडमान निकोबार द्वीप पहला, अंडमान निकोबार द्वीप, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, एचपी लिख सकते हैं, लक्षद्वीप, मणिपुर, त्रिपुरा। अब यहाँ छोटा सा क्वेश्चन बन जाए, अब उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो 1949 में जब राज्यों का गठन हुआ था, तब दिल्ली को किस श्रेणी में रखा था? ग श्रेणी में रखा था, है ना। और राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 के तहत उसे केंद्र शासित, अब उन सबको मिला दिया ना इसमें। कोई ख श्रेणी नहीं, कोई ग श्रेणी नहीं, कोई क नहीं, बस 2 ही श्रेणी, आप केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य। तो फिर 1956 में वो क्या बन गया? राज्य बन, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ठीक। अब नए राज्यों का गठन और पुनर्गठन हम बाद में जब भी बनेगा तब पढ़ते रहेंगे, लेकिन ये हमारा आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक भाग जो है वो हमारे कंप्लीट है। वर्तमान में जो है, वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, 9 केंद्र शासित प्रदेश। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम पढ़ लिया हमने, कैसे संबंधित है? भारत बांग्लादेश क्षेत्रों का आदान प्रदान कब आया था? 2015 में। 111 विदेशी अंतः क्षेत्रों को बांग्लादेश को दिया गया और 51 विदेशी अंतः क्षेत्रों को भारत को प्राप्त हुए। ठीक है, ये संविधान संशोधन अधिनियम।
अब एक क्वेश्चन पूछा गया था, मेंस का क्वेश्चन है ये, छोटे राज्यों के गठन से क्या लाभ हानि है, ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या लाभ है और क्या हानि है। मांग क्यों करते हैं छोटे राज्यों की? उनको ऐसा लगता है छोटे राज्यों का प्रशासन बड़ी आसानी से हो जाएगा, इनकी राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगी, है ना, तो छोटे राज्यों की मांग करते हैं। लेकिन कोई भी छोटा राज्य अभी विकसित तो हुआ नहीं, छोटा राज्य कभी भी चरम पर पहुंचा क्या? नहीं, तो वो दिक्कत भी है। तो ऐसा क्वेश्चन समझ वाला पूछ लिया जाता है कि छोटे राज्यों का निर्माण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे राज्यों का निर्माण किन किन आधार पर हो सकता है? किन किन आधार पर हो सकता है? भौगोलिक आधार, भाषा, संस्कृति के आधार। नहीं यार, सबसे महत्वपूर्ण आधार तो स्पष्ट कर दिया ना, भाषा और संस्कृति। तो पहला आधार क्या है? भाषा और संस्कृति, जैसे छत्तीसगढ़ को किया ना, भाषा और संस्कृति पहला आधार हो गया। दूसरा आधार हो गया क्षेत्रीयता। फिर क्षेत्रीयता, कोई बहुत बड़ी नदी है जो विभाजन कर रहे हो, बता रहे हो कि उधर के लोग अलग है, इधर के अलग है, कोई पठार वगैरह हो जो विभाजन कर रहा है, तो ये क्षेत्रीयता। तीसरा आधार हो सकता है आकार, बहुत बड़ा राज्य हो तो फिर क्या करो उसे विभाजित करो, तो ये आकार हो सकता है, ठीक। फिर है विकास। विकास, कोई ऐसा कोई बड़ा राज्य है, एक विकास में आगे बढ़ रहा है और एक टुकड़ा एकदम छूट गया हो, तो वो छूटे वाले भाग को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए, केंद्र सरकार विशेष ध्यान उसके ऊपर रखे, तो विकास भी हो सकता है। प्रजाति, मतलब लोगों के रहने का आधार भी हो सकता है, प्रजाति भी हो सकता है उसमें। राष्ट्रीय सुरक्षा, ये तो आधार ही बोला था, भाषा एवं संस्कृति के साथ साथ क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास इसका आधार होना चाहिए। फिर है प्रशासनिक सुविधा। तो तीन मुख्य पॉइंट हो गए हमारे सामने, एक कौन सा हो गया? भाषा संस्कृति, दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा, तीसरा विकास, चौथा प्रशासनिक सुविधा। फिर सब पॉइंट भी ले लिया इसमें, क्षेत्रीयता, प्रजाति विविधता, ये सारी बातें इसमें शामिल किया, तो ये आधार हो सकते हैं। अब बात है छोटे राज्यों का आधार, छोटे राज्यों से क्या लाभ हो सकते हैं। तो वही है सुशासन। सुशासन, छोटे राज्यों का आधार यही होता है, सुशासन। भाई छोटा राज्य रहेगा तो भाई अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था वहां पर की जा सकती है। ज्यादा व्यापक सरकारी मशीनरी, ज्यादा व्यापक सरकारी मशीनरी, संतुलित राजकोषीय व्यवस्था हो सकती है वहां पर, संतुलित राजकोषीय व्यवस्था। अब हाईवे भी बनेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग भी बने, तो छोटे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना पड़ेगा, उनको पता चलेगा कि हमें कहां से कहां तक बनाना है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। स्पष्ट प्राथमिकताएं होगी उनकी, स्पष्ट प्राथमिकताएं, स्पष्ट प्राथमिकताएं। पंचायती राज का सफल क्रियान्वयन, यदि छोटे राज्य है तो फिर पंचायती राज का सफल क्रियान्वयन। प्रशासनिक गुणवत्ता में वृद्धि, प्रशासनिक गुणवत्ता में वृद्धि। ये सब कुछ बातें तो हो गई, पारदर्शिता, जवाबदेही, ये सारी बातें इसमें लिखा जाए, है। बड़ा राज्य है तो जो मुख्यमंत्री वो पूरे जिलों में तो नहीं जा सकते, लेकिन छोटा राज्य है तो तत्काल उनकी पहुंच हो सकती है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन क्या छोटे राज्यों का गठन करने से सिर्फ लाभ ही है? इसकी हानियां नहीं है, इसकी हानियां भी है। अराजकता का माहौल, अराजकता का माहौल। अब छोटे छोटे राज्य जितने टुकड़ों में बढ़ते जाएगा, केंद्र सरकार की पकड़ क्या होती जाएगी? कम होते जाएगी। अराजकता का माहौल बढ़ते रहेगा। क्षेत्रीय असंतुलन, क्षेत्रीय असंतुलन। भूमि अधिग्रहण के लिए देखो तो
तो वहाँ के नियम अलग, वहाँ के नियम अलग, वहाँ के नियम अलग, वहाँ के नियम अलग। अब हायर एजुकेशन से संबंधित ही नियम देंगे तो वो उधर के अलग, इधर के अलग, इधर के अलग, क्षेत्रीय असंतुलन हो जाएगा ना। फिर जैसे अभी हम जैसे महाराष्ट्र से लगे हुए हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र एक दूसरे से लगे हुए हैं, लेकिन हम अलग अलग समझते हैं, अलग अलग समझते हैं कि नहीं? बोलते वो अलग है और हम अलग है। ऐसे ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहले एक थे, लेकिन अब दो राज्य बट गए, तो अब हम अलग अलग समझने लग गए। अब यदि मध्य प्रदेश को दो भागों में बांट दिया जाए, दो भाग, जैसे नर्मदा नदी के ऊपर का भाग एक हो गया और नीचे का एक भाग हो गया, इसको विभाजन रेखा मान दिया जाए, तो फिर हम क्या बोलेंगे? भोपाल वाले अलग लोग हैं, यहाँ वाले लोग अलग हैं। जैसा क्या बन जाएगा? एक तरीके का क्षेत्रीय असंतुलन में वृद्धि होगी, क्षेत्रीय असंतुलन में वृद्धि होगी। अब जैसे झारखंड का उदाहरण देखिए, झारखंड का उदाहरण, झारखंड का क्या सोच के निर्माण किया था? भैया खनिज संसाधन बहुत अधिक है, वन बहुत अधिक है, तो ये वो लोगों का आरोप था भाई हमारे संसाधनों का उपयोग किया जाता है और विकास दूसरी जगह किया जाता है, ऐसा आरोप था। लेकिन अब उनको दे दिया, लेकिन अब देखो 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बदल जाते हैं वहां पे, हुआ ना ऐसा वहां पे? भाई ये छोटे राज्य बनाए, लेकिन उसका परिणाम अच्छा निकला क्या? नहीं। और आज उसको इतने साल होने के बाद में भी अभी विकास की धारा में तो आया ही नहीं, आज भी पिछड़ा राज्य है। तो इस तरीके की बात की जाती है। तो और मतलब छत्तीसगढ़ की भी बात करें तो पहले भी नक्सलवाद से प्रभावित था, आज भी है। हमने अलग कर दिया था, काहे के लिए? भाई इनकी जो समस्या है उसका समाधान कर देते हैं, इनको भाई ये नक्सलाइट एरिया है और ये राज्यों की मांग करते हैं भाई हमें अलग दे दो, तो हमने दे दिया, लेकिन आज भी वो समस्या जस की तस बनी हुई है। क्लियर? मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा कि इसका उत्तर हम कैसे लिख सकते हैं। अब हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, संविधान का भाग 2। आज हमें दूसरा पार्ट भी पढ़ना है, संविधान का भाग 2 काय से संबंधित है? अर्जुन जी बता दीजिए, आप मुख्यमंत्री बनाएंगे अब आप। नागरिकता, क्या बात है, बहुत बढ़िया। नागरिकता कहां से कहां तक आर्टिकल है इसमें? 5 से 11। बहुत बढ़िया, इतना ही याद कर लेते, स्पष्ट सुना देते हैं तो थोड़ी सी मुझे तसल्ली मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है कि हमारी पढ़ाई जो है वो सही दिशा में चल रही है। तो हम पढ़ रहे हैं भाग 2, नागरिकता, सिटीजनशिप, और अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11। तो स्वाभाविक सी बात है, हम इसमें कितने अनुच्छेद पढ़ेंगे? 5 से 11 में कितने अनुच्छेद है? हाँ जी, 7 है जी। फिर टोटल 11 है, 11 में से 4 निकाल दो तो कितने बचे? 7 बचे ना। गिनती कैसे भूल जाते? अब देखो, अब हम यहाँ लिख लेते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब बताओ हमारे कितने हैं? 7 है। अब यदि यही क्वेश्चन आता है भारत में नागरिकता के लिए कितने अधिनियमों में, कितने आर्टिकल में प्रावधान किया गया है, उसमें यही लिखा रहता है 4, 5, 6, 7, है ना? या 5, 6, 7, 8। एक बार बोला काला कर देते, फिर कितनी भी गिनती लगाते रहो, सही होता है क्या? वो नहीं हो सकता, फिर वही माथा पकड़ लेते हैं और उस एक क्वेश्चन के कारण आगे के 10 क्वेश्चन आपके बिगड़ जाते, दिमाग ही काम नहीं करता। यदि आपको पता ही नहीं होता, फिर गलत भी हो जाता, कोई टेंशन ही नहीं है, पता ही नहीं ना वहां पे। क्योंकि जब हमें पेपर सॉल्व करते करते पता चल जाता है कि ये तो उत्तर मुझे पता था और मैंने गलत कर दिया, जैसे ही आपको ये पता चल गया, आपका दिमाग वहां से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो ये पता नहीं चलना चाहिए, या फिर हमें छोटी मोटी गलती कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें छोटी तो गलती होती नहीं है, जो छोटी गलती होती है वही मोटी हो जाती है, वही मोटी हो जाती है।
तो नागरिकता संबंधी प्रावधान, नागरिकता संबंधी प्रावधान आर्टिकल 5 से 11, नागरिकता अधिनियम 1955 ये भी इसमें है, और संशोधन 1956, संशोधन 1956। बड़ी छोटी छोटी बातें हम इसमें पढ़ेंगे, तो उसको जरा ध्यान से देखना है। तो अनुच्छेद 5 क्या दिया है इसमें? संविधान लागू होने के समय नागरिकता, संविधान लागू होने के समय नागरिकता। संविधान जब लागू हुआ हमारा 26 जनवरी 1950, तो उस समय जितने भी भारत के नागरिक हैं वो सब उनको डायरेक्ट भारतीय नागरिकता दे दी गई, डायरेक्ट भारतीय नागरिकता दे दी गई, क्योंकि ये यही क्या है, ठीक। तो इसे संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता भी बोल सकते हैं, प्रारंभिक नागरिकता भी इसे बोल सकते हैं। इसके लिए कुछ सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? नहीं, वह भारत का ही है तो भारतीय है, वो उसे नागरिकता दे, तो बस सबका नाम लिखो, सूची बना और देते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब अनुच्छेद 6 में यहां से थोड़ी सी दिक्कत हुई। अब क्या हुआ? बंटवारा, पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ, पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ। तो पंजाब में अपन ने देखा था कि आधा उधर चला जा रहे थे, सिंध प्रांत पूरा का पूरा दे दिया, कश्मीर में दिक्कत हो गई थी। अब यहाँ के लोग यदि भारत में आ जाए तो फिर उसका क्या किया जाए? अब वो जन्म से तो नहीं है यहाँ के, जन्म से तो कहीं और के हैं, लेकिन वो प्रवर्जित हो रहे हैं तो उनको नागरिकता देना। तो आर्टिकल 6 क्लियर है एकदम। आर्टिकल 6, पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अब ठीक है भैया, दे दिया हमने, हमारे ही तो है ये, दे दी हमने नागरिकता, है ना। जैसे सरिता आई थी, दिया ना अपन ने नागरिकता उसको, मना नहीं करते अपन, है ना। गुस्से से चले भी जाते हैं, फिर भी अपन उनको नागरिकता दे देते हैं यहाँ की, अपन उतना मतलब वापस नहीं करते। अब क्या हुआ था सरिता 1900, गदर तो देखिए ना आप लोगों ने, गदर देखिए ना, नहीं देखा, दोबारा गदर हुआ तो वो देख लेना। तो यहाँ के लोग चले गए, फिर बंटवारा हुआ, हमारा देश पाकिस्तान, पाकिस्तान लोगों को रहता है ना, हमारा धर्म, हमारा ईमान, ये सब बातें लेकिन चले गए वहाँ पर पाकिस्तान में, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, इधर चले गए। वहाँ देखा तो इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं वहाँ पे, ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई जेल से छूटकर कोई कैदी आ रहा हो। ये लोग कुछ दिन तक रहे वहाँ पर और बोला यार हमें समझ में नहीं आ रहा, अब हमने तो यहाँ से हटा दिया उनको, नागरिकता का कोई अधिकार नहीं, यही रहते तो हम दे देते अनुच्छेद 5 के तहत, वहां से पहली बार आते तो अनुच्छेद 6 के तहत दे देते। अब तुम यहाँ से चले गए, मतलब यहाँ से स्कूल से टीसी आपने ले ली, अब वहां गए, अब वहां पे उन्होंने पता नहीं क्या किया क्या नहीं, वहां से वापस लेके आ गए, बोले कि हमारी टीसी पहले उस दिन कटवाई थी, अब हमें फिर से रीएडमिशन दे दो। देते तो है लेकिन आपको शर्तों के अधीन देंगे, 5 या 6 में नहीं मिलेगी आपको, कहीं में मिलेगी 7 में मिलेगी। आपके लिए नई धारा लागू होगी, आर्टिकल 7। क्लियर हो गया, समझ में आया आपको? मतलब तो यहाँ के निवासी पाकिस्तान चले गए थे और फिर लौट कर आ गए तो उनको आर्टिकल 7 के तहत नागरिकता दी। ठीक, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 9। आर्टिकल 9, अब ऐसा होता है जैसे अभी लाडली बहना का चल रहा है, अमरदीप को बड़ा अच्छे से पता है, लाडली बहना का वो कार्ड बन रहा है, 1000 रुपए आ रहे। अब कई लोग ऐसे थे जो वोट डालने के लिए गांव में आते थे, या कई लोग ऐसे थे वोट डालने भी गांव में नहीं आते थे, लेकिन जमीन थी उनकी गांव में, तो इसलिए वोटर लिस्ट में उनका नाम पहले से था, लेकिन रह कहीं और रहे थे। अब जब पता चला कि और रहा तो नागरिकता मिल रही है,
या लाडली बहना का कार्ड बन रहा है। शहर में रहेंगे तो हमें तो यहाँ का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि हम यहाँ के मूल निवासी नहीं है। तो कहाँ चलो? गाँव चलो। गाँव आए तो बोले तुम्हारा समग्र आईडी में नाम ही नहीं है, समग्र आईडी में नाम ही नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? बोले समग्र आईडी बनाओ, राशन कार्ड बनाओ, 2-4 महीने रहो यहाँ पे। तो बेचारे आए हैं, समग्र आईडी में नाम जुड़वाए। तो ऐसे उस समय भी हुआ कि 1950 में जब नागरिकता वाली बात उठी यहाँ पर, तो जो भारत के कई लोग कई लंदन चले गए पढ़ने के लिए, वही नौकरी करने लग गए या कनाडा में चले गए, तो ऐसे रह रहे थे। तो उन लोगों को लगा कि यदि हमने अभी नागरिकता नहीं ली तो फिर बाद में कभी मिलेगी नहीं, दिक्कत हो सकती है हमें, हम तो रोहिंग्या मुसलमान जैसे हो जाएंगे, तो नहीं इधर के ना उधर दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने बोला सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले नागरिकता ले लो, फिर भले अनुमति लेकर हम आ जाएंगे। तो जब वो आए नागरिकता लेने के लिए तो बोले हाँ तुम कहाँ रहते थे, तुम्हारी जमीन कहाँ है, तुम्हारे दादा का नाम, परदादा का नाम। फिर इनसे पूछा हेमलता से, बोले नहीं मैं तो इनको जानती नहीं। वो दिक्कत हो गई उनके लिए, तो बोले इनके लिए कुछ ना कुछ करना है। तो फिर इनके लिए आर्टिकल 8 लिखेंगे। आर्टिकल 8 में किसको नागरिकता दी गई? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। भारतीय मूल के विदेशों में रहने वाले लोगों के नागरिकता अधिकार, जैसे हम उसे एनआरआई बोलते हैं ना, तो वो भारत के बाहर रह रहे हैं लेकिन है तो भारत के मूल निवासी है। और इसमें क्या है? पाकिस्तान से प्रवचित है ना, और इसमें क्या? पाकिस्तान जाकर, इसको सरल शब्दों में लिख लेता हूं मैं, जाकर वापस आने वाले। अब सरल हो गया याद करने के लिए। तो चले गए थे वहां की नागरिकता ले ली, फिर वापस आ गए, तो फिर उनको कौन से आर्टिकल 7 के तहत। अब आर्टिकल 9 में, आर्टिकल 9 में अब इसमें ये बोला कि साला ऐसे में तो ये हो जाएगा कि हम यहाँ की नागरिकता दे देंगे और दूसरी जगह भी ले लेंगे, दूसरी जगह भी ले लेंगे। जैसे टीसी कटती है ना, एक बार टीसी कटती है फिर दूसरी भी टीसी ले आते हैं वहीं से, एक पॉलिटेक्निक में जमा कर देते हैं और एक आईटीआई में ले लेते हैं। ऐसा भी करते हैं लोग बात। बोले कहाँ गई टीसी? तो गुम गई गुम गई टीसी, यही बोलते हैं गुम गई। अब बोला कि घूम गई तो एफआईआर दर्ज करो। पहले क्या बोलते थे? चालान कटवा लो। चालान तो कहीं से भी कटवा देते, बोलते 50 रुपए चालान, ये लो 100 रुपए दे दे, बोले तुम ही कटवा दे। ऐसा भी देखा है हमने लोगों को। बैंक में कौन जाएगा 50 रुपए की जगह, कौन अब चक्कर काटूंगा साहब, ये 100 रुपए ले लो, तुम ही चालान कटवा लेना, पर हमें टीसी दे दो। दे देते, कोई हिसाब तो मांग ही नहीं रहा उसमें, तो बना के दे देते थे। लेकिन अब क्या है उसमें? अब बोले कि आर्टिकल 9 भाई एक बार नागरिकता रहेगी, एक ही जगह की रहेगी, या तो हमारे देश की ले लो या फिर विदेश की ले लो। यदि यहाँ की नागरिकता ली है और आपने विदेशी नागरिकता ली तो अपने आप यहाँ से नाम कट जाएगा, दो जगह नहीं हो सकती। तो यही है, स्वेच्छा से यदि विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे देश की नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। इसके लिए कोई आवेदन, निवेदन, प्रार्थना पत्र, अनुस्मारक पत्र की जरूरत नहीं। लिखेंगे इसमें आर्टिकल 9, जो स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना है ना, भारतीय नागरिकता उसका नहीं होना, भारतीय नागरिकता उसकी नहीं रहेगी। जैसे अक्षय कुमार साहब का भी नाम आ रहा है ना,
कहाँ की नागरिकता थी उनके पास? बैंकॉक, कनाडा। कनाडा की नागरिकता थी। अब उन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली। ठीक, अब हम आर्टिकल 10 क्या है आर्टिकल 10? अब मेरे पूर्वज भारत के हैं, मैं भी भारत का हूँ, मेरे बच्चे भारत के, उसके बच्चे भी भारत के ही होंगे। भाई नागरिकता का जो अधिकार है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा, समाप्त होने के लिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जैसे 9 यदि विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो ये अपने आप खत्म हो जाएगी, या फिर नागरिकता से वंचित कर दिया जाए किसी कारण से, तो ही नागरिकता चल जाएगी। नहीं तो अलग से हमें नागरिकता के लिए आवेदन देने की जरूरत है क्या? नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती रहे। क्लियर हो गई बात है? तो लिखेंगे आर्टिकल 10, नागरिकों के अधिकारों की निरंतरता, नागरिकों के अधिकारों की निरंतरता। क्लियर हो गया? 10 तक तो कहा ठीक है। पहले इसमें क्या है? आर्टिकल 5, संविधान लागू होने के समय जो नागरिकता जिनको प्राप्त है। 6, जो पाकिस्तान से प्रव्रजित कर रहे हैं। 7, जो पाकिस्तान चले गए थे फिर रिटर्न आ गए तो 7 में। 8, विदेशों में जो रह रहे थे वो आके आवेदन करें तो उनको नागरिकता देना। 9, कि यदि भारत का नागरिक रहते हुए यदि विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वो नागरिक नहीं होगा, उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 10 में स्पष्ट दिया हुआ है क्या? जो भी भारत के नागरिक है वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके अधिकार बने रहेंगे। अब 11 में क्या है? विधि। सरकार नागरिकता के संबंध में विधि बना सकती है, किसकी नागरिकता हटाना है, किसी को देना है। तो इसके लिए अब जैसे अभी तक तो हमारे बारे में बात की हमने कि भारत के लोग उनको नागरिकता कैसे दें, क्या करें, भारतीय मूल के लोगों को। लेकिन यदि कोई दूसरी जगह का कोई आ जाता है, बोलता भारत तो बड़ा अच्छा देश है, या जम्मू, यहाँ कश्मीर है, कान्हा किसले राष्ट्रीय उद्यान है, अर्जुन है, मुझे यही रहना है, तो अब क्या करें? तो अब क्या करें? भाई नागरिकता तो देना पड़ेगा, भले कुछ शर्तों के अधीन दे। तो इसके लिए जो प्रावधान कर रहे हैं तो वो ठीक है। तो संसद द्वारा कानून बनाकर विनियमन करना या नियमन करना। संसद जो है कानून बनाकर नागरिकों के अधिकारों का नियमन कर सकती है। तो भाई ये नागरिकता आयोग है, ये सब कुछ बनते हैं, ये काय में बनते हैं? आर्टिकल 11 के तहत बनते हैं। जितने भी संविधान संशोधन हो रहे नागरिकता के लिए तो काय में? आर्टिकल 11 में। तो हम कुछ बात करें, केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकारों की चर्चा करते, ये क्वेश्चन बनता है। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार मतलब ऐसे मौलिक अधिकार जैसे कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल 14 के तहत दिया है, कानून के समक्ष समानता। ये भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को प्राप्त है। केवल भारतीयों को ही है क्या? ये नहीं, लेकिन वोट देने का अधिकार केवल भारतीयों को है। तो ये ऐसे अधिकार जो केवल भारतीयों को है। तो जैसे अनुच्छेद 15 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। क्या है अनुच्छेद 15? राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर
कोई भेदभाव नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब जैसे जन्म स्थान के आधार पर देख लेते हैं, पर जन्म स्थान ये भारतीयों के लिए भाई यूपी का है या बिहार का है, जम्मू कश्मीर का है या कन्याकुमारी का, इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान का है और तो फिर भेदभाव तो करना पड़ेगा। समझ में आया ना यहाँ पर? मतलब जन्म, मूल स्थान, निवास, लिंग, ये सब है, लेकिन काय के लिए लागू है? ये भारत के लिए लागू है। भारत के बाहर के लिए है क्या ये? नहीं। दूसरा 16, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 ये भी क्या भारतीयों को लागू है? भारतीयों को लागू है। नियोजन या नियुक्ति में नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, अवसर की समानता होगी। हम नौकरी दे रहे हैं, कलेक्टर बना रहे हैं, तो किसी विदेशी को बना सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन भारत के किसी भी प्रांत का है तो उसको स्वतंत्रता है। भारत के किसी भी प्रांत के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन जो भारत का नागरिक ही ना हो तो उससे तो भेदभाव हमें करना पड़ेगा। फिर है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 क्या है? इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहले 7 थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1948 जो 19F वाली स्वतंत्रता इसमें से हटाती है। तो जैसे नागरिकों को 6 स्वतंत्रता है। वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अभी कंप्लीट कर लो, बाद में रिवीजन हो जाएगा। वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक यानी क्या होता है? हाँ, हमने तो चलना सुना था। जी बिल्कुल सही, नमस्ते जी। हमने पहले चलना सुना था, इंग्लिश जब पढ़ना शुरू किया था ना तब वॉक कहने चलना, वॉक कहने के सुना था हमने चलना। वॉक से वॉकर बना था, फिर बच्चे जिससे चलना सीखते हैं तो वो वॉकर बना था। ठीक है, तो ऐसे धीरे 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 इंग्लिश सीख रहे थे हम, लेकिन आपने अच्छा बता दिया वॉक कहने बोलना। तो बोलना, लेकिन क्या बोलना? विचार व अभिव्यक्ति, विचार जो आपके मन में आ रहे हैं नियम के तहत बोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं बोल देना, नहीं तो फिर अपशब्दों की श्रेणी में आएगा और उसमें फिर जैसे हमारे संसद में कुछ बोल दो तो उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन लग जाता है, तो फिर हम इधर उधर कुछ बोले तो हमारी हैसियत ही क्या है, क्या भैया हमारे। तो वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा शांतिपूर्वक व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, शांति पूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। कोई हथियार वगैरह लेके नहीं जा रहे, नहीं पता चला सम्मेलन करने जा रहे और हथियार लेके जा रहे हैं वहां पे। लड़ाई करने के इरादे से, मारने पीटने के इरादे से कोई सम्मेलन कर सकते हैं क्या? नहीं। संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। तीसरी कौन सी? सम्मेलन या संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। कोई भी संगठन बना सकते हो आप लोग अपनी मांगे सरकार तक रखने के लिए या अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए, कुछ भी कर सकते हो। 5वीं थी भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता। आप किसी भी राज्य में जाके घूम फिर सकते हो, उसके लिए नागरिकता महत्व, नागरिक तो हम भारतीय हैं, उसके लिए किस राज्य के रहने वाले ये मैटर करता है क्या? नहीं। भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में, अगला है 5वां, किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने व बस जाने की स्वतंत्रता। हमारे यहाँ यूपी के हैं, आंध्रा के हैं, WCL में चल जाओ, पूरे भारत के लोग मिलेंगे, बंगाल के लोग मिलेंगे वहां पर। और 6वीं कौन सी है? वृत्ति, वार्ता, कार्य करने की स्वतंत्रता। कोई वृत्ति, व्यापार, कोई वृत्ति, व्यापार व कारोबार करने की स्वतंत्रता, कारोबार करने की स्वतंत्रता। ठीक है,
ये कितनी प्रकार की स्वतंत्रता? 6। तो हमने कौन कौन से आर्टिकल पढ़े जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो 15, 16 और 19। हम मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, मौलिक अधिकार है? फिर है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 ये भी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। 29 में क्या है? भाषा, लिपि व संस्कृति का अधिकार। यह है 29 में। एक और आता है इसमें 29 में, राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले शिक्षण संस्थान में प्रवेश का अधिकार। अब जो सरकारी स्कूल है वहां हम बोल नहीं सकते किसी को कि तुम इस यहाँ के रहने वाले हो, इस जाति को, इस धर्म के हो, तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन यदि वो हिंदू धर्म को ही मानता है, हिंदी भाषा ही बोलता है, लेकिन यदि वो पाकिस्तानी की नागरिकता है तो वहां उसके साथ भेदभाव करना पड़ेगा। बात क्लियर नहीं ना? इसमें भेदभाव कर सकते हैं। ये केवल भारतीय नागरिकों के ऊपर लागू होता है, अन्य लोगों पर नहीं। चाहे वो हमारी संस्कृति को अपनाता हो, मानता हो, यहाँ एक ही चीज देखी जाएगी और वो है नागरिक। अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58। अब यहाँ दूसरा भी क्वेश्चन बनता है, प्रमुख मौलिक अधिकार जो भाग 3 से बाहर है, उसमें ये भी 58। 1, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी गैर भारतीय को भारत का राष्ट्रपति नहीं बना सकते। क्लियर है ये? 58(1) राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। अनुच्छेद 66(3) ये उपराष्ट्रपति के ऊपर लागू होती है। यही कंडिका उपराष्ट्रपति के ऊपर। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए भारतीय नागरिक होना चाहिए। अगला अनुच्छेद 76(1) महान्यायवादी। 76 महान्यायवादी से संबंधित है। 76(1) ये भी महान्यायवादी यदि किसी को बनाना है तो कौन होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। 124(3) क्या है? 124(3) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। विदेशी को नहीं, ऐसा नहीं कि इंग्लिश बोल रहा है ये वो, भाई बोलने और उससे कोई फर्क नहीं। नागरिकता की बात कर रही है, ठीक है? भले उसको हिंदी आए या ना आए, यदि भारत की नागरिकता है तो उसे बनाया जा सकता है। 148 नियंत्रक के मालिक का परीक्षा, ये भी भारत का नागरिक होना चाहिए। 165 क्या संबंधित है? महाधिवक्ता, राज्य महाधिवक्ता। अब हम भारत में नागरिकता प्राप्त करने की शर्त, नागरिकता की शर्त, नागरिकता की शर्त, किस किस आधार पर नागरिकता मिल सकती है? यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेंस के लिए क्वेश्चन है। तो सबसे पहला है जन्म से। जन्म से, जन्म से इसका मतलब क्या है? जन्म से का मतलब क्या है? जन्म से विदेशों में जैसे जन्म लेते तो एक ग्रीन कार्ड बनता है, वैसे यहाँ दो बातें हैं जन्म से। 26 जनवरी 1950 और दूसरा 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947।
1947। देखो समझ लो पहले यहाँ 15 अगस्त 1947 में यदि उसके माता पिता भारत के हैं तो उसके बच्चे भारत के नागरिक ही होंगे। ठीक है, सीधी सी बात है। अब उसको अलग से नागरिकता लेने की जरूरत नहीं, जन्म से नागरिकता है। लेकिन 26 जनवरी 1950 में जो बाहर से आ गया, इधर पाकिस्तान से आ गया, उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली, तो अब उसको अलग से उनकी पीढ़ियों को नागरिकता लेने की जरूरत है क्या? नहीं, फिर वो जन्म से भारत के नागरिक। क्लियर हो गया? जन्म से भारत के नागरिक। तो 2 डेट देखी गई इसमें, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950। जन्म से नागरिक। अब दूसरा जो है रक्त संबंध या रक्त वंश के आधार पर जिसे बोल सकते हैं रक्त संबंध या वंश के आधार पर। रक्त संबंध या वंश के आधार पर। अब रक्त संबंध या वंश के आधार पर 26 जनवरी 1950 की बात करें या उसके बाद की बात करें, उसके बाद में भारत के बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति यदि उसके माता पिता की नागरिकता भारत की है तो उसका बच्चा भी कौन होगा? भारतीय वंश का है ना वो। मान के चलो कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता ले ली है उसने और भारत के बाहर चला गया, 3-4 साल वीजा लेके वहां पर रह रहा, नागरिकता भारत की रहती है। लेकिन यदि उसका जन्म उधर हो रहा है लेकिन भारत में आएगा तो वो भारत की नागरिकता उसके पास रहेगी। ठीक, क्लियर एकदम? वंश के आधार। तीसरा है पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण। अब इसमें देखो हम संशोधन भी पढ़ेंगे, हम मूल संविधान की बात कर रहे हैं। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता मिल जाती है। यदि कोई बाहर का रहने वाला है, विदेशी नागरिकता उसके पास में है और वो बोलता है ये बांग्लादेश पाकिस्तान के ऊपर लागू नहीं होता, ठीक, दूसरे देशों पर लागू होता है। पहले तो मुस्लिम देशों पर भी लागू नहीं होता था ये, लेकिन अब लागू होता है सिर्फ भारत और बांग्लादेश को छोड़कर। जैसे चाइना का व्यक्ति या इंडोनेशिया का कोई व्यक्ति, नेपाल का कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो अब उसको कैसे देंगे नागरिकता? तो उसके लिए प्रावधान है। ठीक, तो इसके लिए पंजीकरण के लिए भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा हो। अब ये सिर्फ भारतीय मूल के लोगों पर लागू हो रहा है कि वो उनके वंशज भारत के ही है, लेकिन जब नागरिकता बट रही थी तब उन्होंने भारत में आके नागरिकता ली नहीं, वो वहीं रह गए, बोले कि भारत से क्या लेना देना। और अब चाहते हैं कि भारत की नागरिकता लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पंजीकरण का आवेदन देना पड़ेगा और 7 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा। ये मूल संविधान है। क्लियर है? भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा हो। दूसरा, भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन देने से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा हो। अब इनके ऊपर ये नियम है। ठीक, एक और भी कंडिका दी है, जैसे भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे। अब जैसे कहीं भारतीय नागरिकता हो, विदेशी महिला से उसने विवाह कर लिया हो और उसका बच्चा है
तो अब उसे वो पंजीकरण के तहत वो भारतीय नागरिक ही कहलाएगा। तो इसको समझने की जरूरत नहीं, दो बातें बस समझ लें। भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो 7 वर्ष तक भारत में रहा, भाई भारतीय मूल का है लेकिन नागरिकता है क्या अभी उसके पास में? नहीं। अब तीसरा है देशीकरण, पंजीकरण, पंजीकरण तीसरा, और चौथा है देशीकरण। देशीकरण, देशीकरण क्या होगा? देशीकरण क्या है? कोई बता सकता है? ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले, कोई बता सकता है? किसी राज्य को या कोई दूसरे देश को अपने अंदर मिला के वाले। क्या? वो नहीं है देशीकरण, वो देशीकरण नहीं है। भारतीय मूल का नहीं है फिर भी भारत में रहना चाहता है, वो देशीकरण है। भारतीय मूल का नहीं है वो, लेकिन वो भारत में रहना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या? हमारी संस्कृति को अपनाना पड़ेगा, भाषा को अपनाना पड़ेगा, तभी तो हम उसे देंगे अनुमति। ठीक, लिखेंगे इसमें संविधान में सम्मिलित किसी एक भाषा का ज्ञान किसी विदेशी नागरिक को हो तो वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। शर्त यह है कि 5 वर्ष से यह निवास कर रहा हूं। बात समझ में आ गई हमारे? मतलब उसको अंतरात्मा से भारतीय बनना पड़ेगा ना, उसके लिए यहाँ की भाषा संस्कृति को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब फिर आवेदन वो कर सकता है। तो उसे क्या बोलेंगे? देशीकरण, देशीकरण। ठीक, फिर है भू अर्जन, इसमें है जो अभी आप बोल रहे थे, भू अर्जन है ना। किसी भूभाग को मिलाने पर, किसी भूभाग को मिलाने पर वहां के नागरिक भारत के नागरिक हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे। जैसे जेएच कॉलेज, बैतूल जिले के जितने भी कॉलेज थे पहले बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में होते थे, अब वो कॉलेज को शामिल करते, बच्चों को थोड़ी। उस कॉलेज में जो भी पढ़ेगा बच्चे अपने आप शामिल हो जाएंगे। फिर बोला कि अब छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी कर दिया, सारे बच्चे छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के हो गए, फिर वापस बरकतुल्लाह कर दिया, बरकतुल्लाह के हो गए। तो इसके लिए अलग से बच्चों को कुछ करना है क्या? नहीं, वो जो कॉलेज है वो खुद ही ऐसा कर देगा, उसका नामांकन होगा ज्यादा से ज्यादा। क्लियर है एकदम? भू अर्जन। अब ऐसा नहीं है कि एक बार नागरिकता मिल गई तो अब कहीं जाएगी नहीं, नागरिकता समाप्त भी हो सकती है, तो उसके भी आधार है। तो नागरिकता समाप्त होने के आधार, समाप्ति के आधार, तो कितने आधार है? कितने आधार है समाप्त होने के आधार? अमर जी, नागरिकता स्वेच्छा से वो छोड़ दें, समाप्ति के आधार, तो मूल रूप से 3 आधार है इसमें, 3 आधार है। तो नंबर 1 नागरिकता का परित्याग, नागरिकता का परित्याग, आवेदन दे दे कि मैं अब यहाँ का नागरिक नहीं रहना चाहता, परित्याग। दूसरा क्या हो जाएगा? बर्खास्तगी। दूसरा क्या हो जाएगा? बर्खास्तगी या समाप्ति, बर्खास्तगी या समाप्ति। दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लो, यहाँ की नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाती है।
ये बर्खास्ती हो गई या समाप्ति हो गई। और तीसरा क्या है? वंचित किया जाना। वंचित किया जाना। देखो नागरिकता का परित्याग, उसने साफ सुथरा बोल दिया मैंने ले तो ली थी लेकिन अब नहीं रहना चाहिए। या फिर ये नागरिकता उसके लिए हो जाती है जो भारतीय नागरिक विदेशी नागरिकता ले रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, सरकार को बता रहे हैं मैं यहाँ का मूल निवासी तो हूँ, बना रहूंगा मैं, लेकिन मुझे वहाँ जरूरत पड़ रही है, मेरा परिवार वहाँ रहता है, मेरा बिजनेस वहाँ है, तो मुझे वहाँ की नागरिकता लेना है, आप मुझे यहाँ से एक सर्टिफिकेट दे दो, मैंने यहाँ की नागरिकता छोड़ दी। तो ये हो गया। ठीक, अब किसी ने क्या बताया नहीं भारत सरकार को, अब बाहर की विदेशी नागरिकता ले ली और हमें पता चल गया तो हमने उसे बर्खास्त करते हैं, दूसरे इसमें हो गया। ठीक, अब तीसरा क्या? वंचित किया जाना, मतलब ये अपराध जैसी स्थिति है, इसमें वंचित किया जाना। वंचित किया जाना जैसे किसी शर्त क्या थी, भारतीय मूल का है तो 7 साल रहना चाहिए, और यदि देशीकरण कर रहा है तो उसे 5 साल रहना चाहिए। पता चला कि उसने बता तो दिया कि मैं 5 साल से यहाँ हूँ, लेकिन पता चला कि वो था ही नहीं यहाँ पे, पहले आया था शक्ल दिखाने के लिए और फिर बाद में आ गया है। जैसे कोई ट्रेनिंग वगैरह होती है ना सरकारी अधिकारी कर्मचारी होती, तो बोलते अटेंडेंस कितने बजे होती है, बोलते सुबह और शाम को, तो जाते बराबर अटेंडेंस लगा देते और आ जाते घर, फिर पूरा काम निपटा देते अपना व्यक्तिगत काम, और शाम को 5 बजे फिर जाके बैठ जाते हैं, फिर अटेंडेंस लगा देते हैं। लेकिन अब क्या हो गया? अब बोला कि तब तो काम चल गया, लेकिन पता चला कि उस बीच में कहीं उपद्रव हो गया, दंगा हो गया, और वो जो कर्मचारी है वहाँ वीडियो में आ गया। अरे साला ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो यहाँ था ही नहीं, अब पता चल गया, तब क्या करो? इसको सस्पेंड करो। तो ऐसी स्थिति में क्या कर देंगे? उसे सस्पेंड कर देंगे। तो क्लियर, नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की, मतलब वो जो आधार दिखाए थे वो क्या गलत थे। आप 7 साल नहीं रहे, 5 साल नहीं रहे, भारतीय मूल के नहीं हुआ, ऐसा कुछ ना कुछ तो कमी है उसमें। तो क्या नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की हो, जब हमारे संज्ञान में आएगा, सरकार के संज्ञान में आएगा, उसकी नागरिकता समाप्त कर देंगे। फिर नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर किया, तिरंगे झंडे का, राष्ट्रीय जो प्रतीक है हमारे, या उसका अनादर किया हो, तो फिर उसकी नागरिकता समाप्त कर सकते हैं। तीसरा है, युद्ध के दौरान शत्रु देश की मदद की हो, युद्ध के दौरान शत्रु देश की मदद की हो, कोई व्यक्ति 7 वर्ष या उससे अधिक समय से विदेश में रह रहा हो, हमें बताएं, तो फिर आप उसकी नागरिकता समाप्त कर देंगे। ठीक, पंजीकरण एवं प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान किसी अन्य देश में कम से कम 2 वर्ष की सजा हुई हो, लेकिन इसमें कंडिका है। तो ये सब होने के बाद में नागरिकता समाप्त करने से पहले उस व्यक्ति को सुना जरूर जाता है। ऐसा नहीं कि 2 साल तक उसे कैद करके रखा हो, कोई गुनाह ही नहीं था उसका, और बोले कि नहीं तुम वहां कैद में रहे हो, अब तुम्हें नागरिकता समाप्त कर देंगे। वो कहाँ जाएगा बेचारा? वहां उसको एक तो इतने साल तक प्रताड़ित किया, वहां से यहाँ आया, आपने बोला कि आप कौन, हम आपके कौन, अब ऐसा बोल दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी वहां पे। उसे सुनना बहुत जरूरी है कि ऐसा उसने क्यों किया, या क्या मजबूरी थी। तो क्लियर हो गया, ये 3 तरीके से उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो आज हमने संविधान का भाग 1 और भाग 2 पढ़ा है, कल हम भाग
3 पढ़ेंगे। कल की क्लास भी महत्वपूर्ण होगी, सभी लोग समय पर क्लास में उपस्थित रहिए। आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।